नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप जानते हैं कि ओशनोग्राफी का मैं सीरीज इस समय चला रहा हूं। पार्ट फर्स्ट में आप देख रहे हैं महासागरीय नितल के उच्चावच पर वीडियो आपका है। गर्त, कटक एवं द्वीप से संबंधित पार्ट 2 में दिया गया है। महासागरीय तापमान पार्ट 3 में दिया गया है। महासागरीय लवणता पार्ट 4 में दिया गया है। ज्वार भाटा पार्ट 5 में और महासागरीय धाराओं से संबंधित वीडियो पार्ट 6 में दिया गया है। यदि आप अभी तक इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सभी वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके वहां से इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। ओशनोग्राफी पार्ट 7 में आज हम लोग प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में विस्तार से देखेंगे। कंटेंट्स इस प्रकार हैं। प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति क्या है, प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं, प्रवाल भित्तियों के प्रकार कितने हैं, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय या एटॉल और पैच प्रवाल भित्ति। हम लोग 3 ही पढ़ते हैं। परीक्षा में इसको भी बार बार दे रहा है तो इसको भी मैंने सम्मिलित किया हुआ है इसमें। और चौथा है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आप जानते हैं कि वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको मैं देता हूं। लेकिन इसके बाद प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी दे दिया हूं। इस तरह से आइए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति, कोरल एंड कोरल रीफ्स। प्रवाल अर्थात मूंगा संघ सिलिंड्रेटा का एक समुद्री जीव है, समुद्र का जीव है, मूंगा होता है। प्रवाल मतलब मूंगा जीव है जो उष्णकटिबंधीय सागरों में अपना निर्वाह चूने से करता है। ये चूने से अपना निर्वाह करता है। कहाँ ये पाए जाते हैं प्रवाल, तो उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन किस संघ का है यह, तो सिलेंट्रेटा संघ का यह जीव है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा लंबे समय में होता है। यानी कि ये जो प्रवाल होते हैं इनका जो खोल होता है वो कैल्शियम का बना होता है, और जब एक प्रवाल मर जाता है तो दूसरा प्रवाल उसी के ऊपर अपनी खोल बनाना शुरू करता है। ऐसे मरते जाते हैं और ऊपर क्रमशः जो है नए नए प्रवाल भित्ति बनाते चले जाते हैं, तो प्रवाल धीरे धीरे बाहर की तरफ भी निकल आता है। कोरल रीफ महासागरीय क्षेत्र के 0.1% क्षेत्र से भी कम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं, किंतु कुल समुद्री प्रजातियों का 25% भाग यहीं प्राप्त होता है। डाटा याद रखेंगे इसको। मूंगे द्वारा बनाई गई चूने की खोल पर जुक्सनथाई नामक शैवाल, यहाँ इंग्लिश में भी दे दिया हूँ, रहती है, जिसके संश्लेषित भोजन, यानी कि ये जो शैवाल है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाता है द्वारा प्रवालों को आहार प्राप्त होता है। उसी से प्रवाल अपना भोजन प्राप्त करते हैं। समुद्री तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कर, इसके जगह पर दे सकता है ग्लोबल वार्मिंग होने पर इन शैवालों का रंग श्वेत हो जाता है। जिन शैवालों पर ये निर्भर करते हैं उसका रंग श्वेत हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं हरी पत्तियां हरे रंग के जो होते हैं वही करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यानी ये जो आपके प्रवाल हैं वह एल्गी के इस शैवाल के समाप्त होने से, मर जाने से इनका भोजन भी प्रभावित हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण प्रवाल मर जाते हैं और इसी को हम प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं, इस टॉपिक से बहुत सारा प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देखिए और याद करिएगा। उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं प्रवाल। अब अक्षांश भी दे देता है, 25 डिग्री उत्तरी से लेकर के 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। कुछ किताबों में आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ भी दिया रहता है, तो इसके लिए बहुत रिजिड नहीं होंगे। आप मान के चलेंगे 25 उत्तर और दक्षिण, थोड़ा बहुत 2-4 डिग्री का दाएं बाएं रहेगा तो इसको आप सही मान लेंगे। तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तो होना ही चाहिए, लेकिन आदर्श इसके लिए कहा जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर 20 डिग्री से ज़्यादा रहना न्यूनतम है ये वैल्यू। इसी को फ़ारेनहाइट में भी पेपरों में आया हुआ है। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 या 71 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान रहता है। कहीं पर 70 मिला है, कहीं पर 71 मिला है। इसलिए इन दोनों फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में आपको ये वैल्यू याद करना होगा।
गहराई 60 to 77 मीटर। एग्जाम्स में आप देखेंगे तो 60 to 70 भी मिल जाएगा, 60 to 80 भी मिल जाएगा। आप ये याद रखिए, एक जगह यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और जो डॉक्टर सविंद्र सिंह की किताब है उसमें भी यही डाटा दिया हुआ है। लवणता कितनी होनी चाहिए? तो 27 से 30 प्रति 1000 ग्राम होनी चाहिए। अंतःसागरीय चबूतरे अधिक उपयुक्त होते हैं प्रवाल को विकास करने के लिए। अगर जो अंतःसागरीय चबूतरे मिलते हैं तो उसी पर यह विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो अंतःसागरीय चबूतरे शब्द को याद रखिएगा। अवसाद रहित जल, किंतु पूर्ण स्वच्छ जल भी नहीं। ये नहीं कि आरओ के पानी में इसको पालने लगेंगे, एकदम स्वच्छ जल नहीं चाहिए, लेकिन बहुत मटमैला या अवसाद से ग्रसित जल भी इनके लिए घातक होता है। नदियों के मुहाने पर प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद इनके मुंह में चले जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ गए, अवसाद तो रहेगा थोड़ा बहुत, तो उसे वो हैबिचुअल रहते हैं, लेकिन अचानक से यदि आप देखेंगे कि ज़्यादा किसी कारणवश अवसाद बढ़ जाता है तो इनके मुंह में जाने पर ये प्रवाल मर जाएंगे। सागरीय तरंगे तथा धाराएं प्रवालों के विकास के लिए लाभदायक होती हैं। प्रवाल के विकास में बाधक क्या है देख लीजिए। पूर्णतः स्वच्छ जल अगर जो है तो इसमें प्रवाल नहीं पनप सकते हैं। प्रदूषण युक्त क्षेत्र, बहुत ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र है, यानी कि मानव के ज़्यादा हस्तक्षेप वाले क्षेत्र में है तो वहाँ प्रदूषण ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे भी प्रवाल नहीं पनपते हैं। अधिक सामुद्रिक गहराई, बहुत अधिक गहराई पर भी ये जो है नहीं पैदा होते हैं। अधिक लवण युक्त जल, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी भी इनके लिए घातक होता है। गैयाट और समुद्री टीला तीव्र विकास में सहायक नहीं है। गैयाट और समुद्री टीला पर थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से इस पर ग्रोथ ये नहीं कर पाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रवाल भित्ति के प्रकार, पहला है आपका तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं इसको अंग्रेजी में। महाद्वीप या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाले प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति कहलाते हैं। अथवा वह प्रवाल भित्ति जो सामान्यतः समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहां कोई छिछला जलमार्ग या लैगून मिलती हो, मतलब यह एकदम तट से सटे हुए रहते हैं। अभी एक फिगर के माध्यम से मैं इसको अभी स्पष्ट करूंगा। जैसे मन्नार की खाड़ी में, रामेश्वरम के निकट, दक्षिणी फ्लोरिडा में तथा मलेशिया के द्वीप पर यह देखने को तटीय प्रवाल देखने को मिलते हैं। कभी कभी इनके तथा किनके प्रवाल तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण, गैपिंग हो जाने के कारण इनमें छोटी लैगून का निर्माण हो जाता है। छोटा सा आपका जल वाला क्षेत्र लैगून बन जाता है, जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। तो बोट चैनल भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा किसी कारणवश लैगून छोटा पतला सकरा बन जाता है, उसको बोट चैनल कहा जाता है। अब ये फिगर है, आप देख लीजिए फ्रिंजिंग रीफ का, ये सागर तल दिखा रहा है आपको, ठीक है। फिगर 1 में सागर तल दिखा रहा है। एकदम तल जहाँ से पानी यहाँ टच कर रहा है तट पे, वहीं से ये प्रवाल नीचे की तरफ जाते हैं और इसी से ऐसे अपना प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। दोनों साइड में दिखाया गया है, इसमें जलीय भाग नहीं है। अगर जो इसी में छोटा सा कहीं गैप हो जाए और पानी भर जाए तो यही हो जाएगा बोट चैनल हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति। सागर तट के समानांतर कुछ दूरी पर स्थित बृहदाकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। तट एवं इनके बीच छिछली लैगून झील पाई जाती है, अथवा इसी को दूसरे रूप में समझ लीजिए, गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि या अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। यह सर्वाधिक लंबी, चौड़ी एवं ऊंची होती है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट या उत्तर पूर्व में तट से 32 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में कितनी लंबी है? 1920 किलोमीटर लंबी है। अब इसको फिगर देखिए। फिगर 1 में आपको मैं बताया था कि एकदम तट से ये प्रवाल अपना निर्माण करते हैं, लेकिन बैरियर रीफ ये जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति, इसमें आप देख रहे हैं ये जो तट है और ये भित्ति है, इसके बीच में ये क्या हो रहा है? लैगून बन जा रहा है।
इसमें लैगून झील बना हुआ, पानी से ये अलग रहते हैं, ये बाहर भी निकल करके दिखने लगते हैं। तो जो तट से एक लैगून से दूरी बना करके प्रवाल बनता हो तो वह अवरोधक प्रवाल भित्ति इसको कहा जाता है। दोनों साइड में देखेंगे तो यही है। इधर देखिए लैगून दिखा रहा है छोटा सा, और उसके बाद ये इधर दूर जा करके प्रवाल है। तो तट और प्रवाल के बीच में एक लैगून होता है। इसमें तट और प्रवाल के बीच में कोई भी लैगून नहीं होता है। कभी कभी मैं आपको बताया बोट चैनल को कि थोड़ा बहुत सकरा अगर जो पैदा हो भी जाता है तो वो इसका रूप धारण नहीं करता है, बैरियर रीफ उसको नहीं कहा जाएगा। तीसरा है प्रवाल वलय या एटॉल। इससे क्वेश्चन आता है, ऐसी प्रवाल भित्ति जो किसी द्वीप या जलमग्न पठार के चारों ओर अंडाकार रूप में पाई जाती है। एटॉल प्रवाल भित्ति एक अंगूठी अथवा घोड़े की नाल की आकृति में होती है, जिसके केंद्र में लैगून होता है। बीच में लैगून होगा, उसके चारों तरफ से ये क्या होगा, एटॉल अपना ये प्रवाल अपना भित्ति बनाए रहेगी। जैसे फुना फूटी एटॉल तुवालू में है। तुवालू कहाँ पे है, प्रशांत महासागर है, उसमें तुवालू है। लक्षद्वीप समूह के एटॉल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिगर में देख लीजिए, पहला आपको मैं बता दिया था फ्रिंजिंग रीफ, तटीय प्रवाल, उसके बाद से बैरियर रीफ। यहाँ पे आपको बताया था कि लैगून होता है। अब देखिए एटॉल फार्मिंग पहले वाले में हो रहा है। देखिए ये ऐसे बन गया, इसमें लैगून बन गया, इधर लैगून बन गया। अब ये क्या कर रहा है कि इधर से ग्रोथ करते करते इधर भी आ गया और ये मिल करके एक अंगूठी के आकार का या घोड़े के नाल की तरह से बना देता है। तो इसे हम एटॉल कहते हैं। चौथा है पैच प्रवाल भित्ति। पैच रीफ एक छोटी अलग थलग कोरल रीफ संरचना है जो आमतौर पर लैगून या एटॉल जैसी बड़ी रीफ प्रणाली के भीतर पाई जाती है। ये तटीय प्रवाल भित्ति क्या होता है, सीधे जमीन से जुड़ी हुई होती है। देखिए ये भी स्पष्ट कर रहा है, तटीय प्रवाल भित्ति सीधे जमीन से जुड़ी हुई, और बैरियर रीफ लैगून द्वारा अलग की गई से अलग है। ये अलग है, इसको फिगर से आप समझेंगे तो आप देखेंगे। देखिए बैरियर रीफ ये बना हुआ, बैरियर रीफ अवरोधक प्रवाल भित्ति ये बना हुआ है। उसके उधर देखेंगे तो ओपन ओशन है, पूरा आप सागर शुरू हो जा रहा है, ये प्रवाल भित्ति है। इसके अंदर इधर तट है और ये बैरियर रीफ है। इनके बीच में पैचेज के रूप में देखिए दिखाई दे रहा है, तो इसी को पैच रीफ कहते हैं। छोटा छोटा जहाँ तहाँ कोई कंटिन्यूटी इनमें देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए ऐसे प्रवाल भित्ति को पैच प्रवाल भित्ति कहा गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता पाए जाने के कारण इन्हें महासागरीय वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस की उपमा दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिए। प्रवाल विरंजन क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या है, तो इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि समुद्र के जल का तापमान बढ़ने पर कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाता है। प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संघटक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। प्रवाल भित्तियों की महाद्वीप के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि समुद्र जल 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है। कहाँ पे प्रवाल ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, तो महाद्वीपों के पूर्वी उपांत पर, यानी कि महासागरों के पश्चिम के तरफ उष्णकटिबंध में। आप जानते हैं कि धाराएं जो है पूरब से पश्चिम चलती हैं, तो इस वजह से पूर्वी उपांत जो महाद्वीपों का है वहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, तो ये ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ पाए जाते हैं। वर्तमान में 2% से अधिक समुद्री भाग को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। इसको याद रखेंगे कि समुद्र में संरक्षित क्षेत्र जो सबसे बड़ा है वह ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में है। केवल पूर्व दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये अगर जो देगा क्वींसलैंड और साउथ वेस्ट तो इसको उत्तर पूर्व देना पड़ेगा, नहीं तो सीधे सीधे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन जीके में बन जाता है। बेलीज प्रवाल रोधिका मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच स्थित है। बेलीज प्रवाल रोधिका कहाँ पे है, मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच में। मूंगा द्वीप
का एक उदाहरण है बरमूडा। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आया था तो उसको मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्वाधिक प्रवाल विरंजन से प्रभावित महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से प्रवाल विरंजन हो रहा है हिंद महासागर में। सर्वाधिक एटाल पाए जाते हैं किस सागर में? एंटिलीज सागर में। एंटिलीज सागर किसका पार्ट है? तो आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन का ये पार्ट है। एंटिलीज की धारा आपको मैं पढ़ाया था धाराओं में, तो वहाँ पे ये है। तो वहाँ पे एटाल सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में स्थित हैं। यहाँ पे किसी सागर की बात कर रहा था और यहाँ महासागर की बात कर रहा है। तो पूरे महासागर के हिसाब से देखेंगे तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक एटाल पाए जाते हैं, जबकि किसी सागर की बात करेंगे तो सर्वाधिक एटाल एंटिलीज सागर में पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटाल मार्शल द्वीप समूह का भाग है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। सिद्धांत निमज्जन या अवतलन सिद्धांत डार्विन ने दिया था। स्थिर स्थल या विलयन सिद्धांत मरे ने दिया था। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया था। संशोधित अवतलन सिद्धांत डेविस ने दिया था। तो इसको याद करने का मैं ट्रिक भी बताया था। सिद्धांत और संकल्पनाओं से मेरा ये वीडियो है, आप देखे होंगे। यदि यूट्यूब से आप पढ़ाई करते हैं और ये मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप झूठा पढ़ाई करते हैं। इसको अवश्य आपको देखना चाहिए। इसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे जाएंगे तो, या जियोग्राफिकल थाट करके एक मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें पूरे 6 पार्ट में ये बने हुए हैं, उसको अवश्य देखिए। तो इसमें आपको मैं बताया था डार्विन मरे डेली, डार्विन रोज मर रहा है, सब ना जियल हिंदी में भोजपुरी में मैं बताया था इसको। तो इसका ट्रिक भी उसमें दिया था। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित ये हो गया। तो इस नहीं देखें तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। अगला जो मेरा वीडियो होगा वह प्रैक्टिस सेट 7 पे होगा, जो प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको इसमें आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।